कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सोचो आप लाइफ सेट करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाओ जिसमें करोड़पति लड़की से शादी करने का नाटक करो, लेकिन शादी के अगले दिन पता चले कि आपने जैकपॉट नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा उधार अपने सर ले लिया है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कॉमेडी मूवी की जहां हमारा हीरो राजा ये मानता है कि हार्ड वर्क गधे करते हैं और स्मार्ट वर्क शेर, इसीलिए वो निकल पड़ता है ऑपरेशन चारुलता पर, यानी गांव की सबसे अमीर लड़की को पटाने। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ससुर जी निकलते हैं राजा से भी बड़े खिलाड़ी। यार अब ऐसा कौन सा खेल खेल दिया इन्होंने, जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। कहानी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, हर सीन में एक नया सियापा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं ये क्रेजी राइड और देखते हैं राजा अपनी फैलाई हुई मुसीबत से कैसे बचता है। तो कहानी की शुरुआत राजा से होती है। अब जिसका नाम है राजा उसकी जिंदगी भी तो राजा जैसी ही होगी ना, ऐसा ही राजा के साथ भी है दोस्तों। वो जमींदार का बेटा है, पूर्वजों की अनगिनत जमीन है उसके पास, करोड़ों पड़े हुए अकाउंट में, इतने पैसे हैं कि नंबर के आगे कितने जीरो लगेंगे वो भी राजा नहीं जानता। सुबह शॉपिंग के लिए निकलता है तो हेलीकॉप्टर से जाता है, आते समय जो पसंद आए वो ले लेता है। आज भी आते समय आईपीएल टीम खरीद ली राजा ने। डेली उसका इंटरव्यू लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। आज भी एक महिला उसका इंटरव्यू लेने के लिए आती है, कहती है सर आप तो बहुत ही अमीर हैं, न जाने कौन सी लड़की आपकी जिंदगी में आएगी, वैसे किस लड़की से आप शादी करने वाले हैं, ढूंढ रहे हो क्या? तो राजा कहता है किस लड़की से? अरे ये पूछो कितनी लड़कियों से, मेरा तो उठना बैठना है 50 लड़कियों के बीच। जिसके बाद वो अपनी दुनिया भर के अलग अलग देशों की लड़कियों के साथ मौज मस्ती करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ये मीठा और प्यारा सा सपना टूट जाता है दोस्तों और राजा पहुंच जाता है रियलिटी में, क्योंकि वो सपना देख रहा था। राजा रियलिटी देखकर हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया, यहाँ तो सपने में रशियंस थे, ये रियलिटी में काम वाले कहाँ से आ गए? सपने में हेलीकॉप्टर था, ये भैंसों में कैसे बदल गया? रियलिटी कितनी बेकार है यार। उसके नौकर उससे कहते हैं कि हमारी सैलरी को 6 महीने हो गए, कब दोगे? आज भी खुद को जमींदार बुलाते हो, घिस रहे हैं हम यहाँ पे बिना सैलरी के, बड़े आए जमींदार कहेंगे। असल में दोस्तों मैं जरा आपको राजा का अच्छे से परिचय देता हूँ। तो राजा है तो जमींदार का बेटा, लेकिन जमीन के नाम पर घास भी नहीं है उसके पास। उसके दादाजी बड़े अमीर हुआ करते थे, लेकिन बड़े रंगीले मिजाज के थे। जो लड़की पसंद आती जमीन उसके नाम कर देते। दादाजी तो मर गए, पिताजी का भी टिकट एक्सपायर हो गया। अब बेचारा राजा खाली जमींदार का टाइटल लेकर फटीचर वाली जिंदगी गुजार रहा है जो उससे झेली नहीं जा रही। आज भी कुछ लोग उसके घर पर मदद मांगने के लिए आते हैं कि जमींदार बाबू मेरी बच्ची की शादी है, 5 लाख दे दो तो मेहरबानी होती। राजा कहता है अभी देता हूँ, और वो अपने नौकर से कहता है जा तिजोरी का डिब्बा लेकर आ। पर जब राजा डब्बा खोलता है तो अंदर सुई धागा के अलावा कुछ नहीं होता। ज्वेलरी क्या चीज होती है राजा ने अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं। तो राजा लोगों से कहता है कि वो क्या है ना, ज्वेलरी पॉलिश होने के लिए गई हुई है, अगले हफ्ते तक आ जाएगी तो आपको दे दूंगा, आप जाओ। बेचारा राजा झूठी शान बचाने के लिए दिन रात लगा रहता है, नहीं काम नहीं करता, बस ये सोचता है कि कैसे घर बैठे करोड़पति बनूं। लेकिन आज तक उसको ऐसा कोई तरीका नहीं मिला। अब अगले सीन में राजा को उसके दोस्त की शादी के बारे में चलता है पता, तो बिना दावत के राजा शादी में पहुंच जाता है कि चल अपना यार है, मजा आ जाएगा शादी में। लेकिन जैसे वो शादी में आता है दोस्तों, राजा का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि पार्किंग में ही महंगी महंगी गाड़ियां लगी होती है, मतलब कि सारे अमीर लोग शादी में आए होते हैं। और राजा को यकीन नहीं होता कि अबे अपने दोस्त की शादी में अमीर लोग आ कहां से गए। तो जैसे ही राजा अंदर आता है ना, उसको दावत ना मिलने का कारण भी पता चल जाता है, क्योंकि दोस्त ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया कि पता नहीं कौन है ये। उसने अपनी शादी में गरीबों को इनवाइट ही नहीं किया था तो पहचानेगा कैसे, सिर्फ अमीरों की जगह थी। अब दोस्त की माँ राजा से कहती है कि अरे सिक्योरिटी ने तुझे अंदर कैसे आने दिया, अरे इस फटीचर को बाहर निकालो। तो राजा कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, इतने अमीर कैसे हो गया तुम्हारा बेटा, सारा दिन तो लोगों से भीख मांगकर दारू पीता था। तब वो कहती है कि मेरा बेटा तो अभी भी गरीब है, बस अमीर लड़की फंसा ली उसने, सब कुछ लड़की वाले कर रहे हैं, हमारी तो लाइफ सेट हो गई, करोड़ों का मालिक हो गया मेरा बेटा। इसके बाद सिक्योरिटी वाला जैसे ही राजा को निकालने वाला होता है तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है कि चलो आज बेइज्जती का कोटा तो पूरा हो गया। इसीलिए वो खुद ही बाहर आ जाता है और ठान लेता है कि मैं अमीर नहीं हो सकता तो क्या हो गया, लेकिन रातों रात करोड़पति बनने का तरीका तो मिल गया। अब देखना एकदम अमीर लड़की फंसाऊंगा जो मेरे सपनों की दुनिया को रियलिटी में बदल देगी। और अब तलाश शुरू होती है दोस्तों राजा की अपनी रानी को ढूंढने की। वो गांव के पंडित जी को अच्छा और अमीर लड़की का रिश्ता ढूंढने के काम पे लगा देता है। लड़कियां तो ढेर सारी मिलती है, लेकिन राजा को ऐसी लड़की चाहिए जो इकलौती हो, ताकि बाप का सब कुछ उसे मिल जाए। बाप मतलब जब अपनी जायदाद बांटना शुरू करे तो रुके ही ना, इस तरह की लड़की चाहिए उसको। तो तब उसको दिया नाम की लड़की कहीं मिलती है, जिसके बाप के पास पैसा तो अच्छा खासा है, लेकिन लड़की एकदम टपोरी, सारा दिन शराब और सिगरेट फूंकने वाली है। तो राजा खुद उसको लाइटर जलाकर देते हुए कहता है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा, रिश्ता पक्का है। तो लड़की का बाप कहता है कि बेटा वो दहेज। तो राजा कहता है कि दहेज कौन लेता है, ये गलत बात है, मुझे तो गिफ्ट चाहिए आपकी संपत्ति का, मतलब कि आपकी जिम्मेदारियों का गिफ्ट चाहिए मुझे। आज से आपकी हर चीज मैं हैंडल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दिया का बाप भी खुश कि चलो मेरी नशेड़ी बेटी को अच्छा लड़का मिल गया, इसलिए शादी की डेट भी रख दी जाती है। अब राजा मंदिर में पूजा के लिए आता है दोस्तों, तब उसकी मुलाकात चारू नाम की लड़की से होती है जो अपने पिता के साथ आई हुई है। राजा तो उसको देखते रह जाता है भाई, क्योंकि चारू ने 2 किलो सोने का कमरबंद पहना होता है। राजा ये देख ही रहा था कि एक भिखारी वहाँ उनसे कुछ खाने को पैसे मांगने आता है, तो चारू अपना कमरबंदी उसको दे देती है और राजा के दिमाग के पूरे फ्यूज उड़ जाते हैं कि बाप रे 2 किलो सोना ऐसे दे दिया मजाक में, ये कहीं अंबानी के रिश्तेदार तो नहीं।
लगता है नई दुल्हनिया मिल गई, इस दिया को भगाओ, उसके सिगरेट के धुएं से तो मुझे कैंसर हो जाएगा, इसलिए चारू ही बनेगी मेरी धर्म पत्नी। फिर क्या था दोस्तों, वो चारू का पीछा करना शुरू कर देता है और ये करते हुए उसको चारू के पिता से पता चलता है कि वो इकलौती बेटी है और उसके पिता एक अच्छा खासा लड़का ढूंढ रहे हैं ताकि अपना सब कुछ लड़के के नाम करके 4 धाम यात्रा पे निकल जाएं। इस तरह राजा की चेकलिस्ट तो कंप्लीट हो गई कि बस अब तो इस लड़की को पता करके रहूंगा ये करती क्या है। तो वो खुद ही चुपके से माइक लेकर अनाउंसमेंट करने लग जाता है कि हर साल लाखों रुपए खर्च करके गांव वालों के लिए पूजा रखवाने वाले हमारे गांव के राजा साहब भगवान से सभी लोग प्रार्थना करें कि उनको यानी राजा साहब को एक अच्छी लड़की मिले। इसके बाद दोस्तों राजा चारू के सामने आकर दान पेटी में नोटों का बंडल डालने लग जाता है, लेकिन अंदर तो चिल्लर डालने की जगह थी। तो राजा कहता है कि पंडित जी बड़ी दान पेटी लगवाइए, हम अमीर लोगों के लिए जगह कम पड़ जाती है। अब पंडित तो दोस्तों वाकिफ था राजा की हरकत से, इसीलिए वो कुछ कहता नहीं, लेकिन चारू और उसके पिता भी हैरान हो जाते हैं कि वाह बंदा तो पैसे और दिल दोनों से अमीर है। अब राजा पंडित जी से कहता है कि पंडित जी चारू से सेटिंग करवाइए ना, अब और कोई नहीं चाहिए मुझे। लेकिन पंडित जी उसको एक झटका देते हैं कि तुम्हें पता है उसकी ऑलरेडी शादी की बात चल रही है एमएलए के बेटे रघु से, जो इस साल गांव के प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा हुआ है। सुनकर राजा तो सोच में पड़ जाता है, पर कहता है शादी हुई तो नहीं है ना, बस बात ही तो चल रही है, बाजी मैं मार लूंगा। इसीलिए दोस्तों वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑपरेशन चारुलता करता है शुरू, मतलब चारू को अपने प्यार में गिराने का ऑपरेशन। तो सबसे पहले चारू की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कहाँ वो जाती है, क्या वो करती है, क्या उसको पसंद है वगैरह वगैरह। सब कुछ निकालने के बाद राजा को पता चलता है कि चारू इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है, उसको डॉग्स बड़े पसंद है, उसको गोवा घूमने का शौक है, लेकिन उसके पिता उसको वहाँ शादी से पहले जाने की परमिशन नहीं दे रहे। तो पहले स्टेज के मुताबिक राजा जैसे चारू को मॉर्निंग वॉक पे देखता है तो वो खुद एक पपी को पानी में लेके जाता है और उसे बाहर निकाल कर ऐसे दिखाता है कि मैंने जान पर खेलकर पपी को बचाया है। उसके दोस्त वगैरह लोगों की भीड़ जमा कर देते हैं, कहते हैं कि देखो देखो राजा साहब को देखो, इनके पास लाखों का मोबाइल, गाड़ी और गले में गोल्ड की चेन सब है, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर वो सीधे पपी को बचाने के लिए पानी में कूद गए। इन्हें पैसों से ज्यादा जान की अहमियत है, ऐसा इंसान कभी कभी दुनिया में आता है। ये सारी तारीफ करने वाले लोगों को दोस्तों राजा ने 2-2 हजार रुपए के नोट दिए थे और ये चीज उसकी काम कर जाती है, उसके पैसे वेस्ट नहीं जाते और चारू का अटेंशन वो ग्रैब कर लेता है। चारू बड़ी खुश होती है कि आप तो बड़े महान हैं, मैं भी आपकी तरह एक डॉग लवर हूँ, उनके लिए तो मैं भी अपनी जान दांव पे लगा सकती हूँ। मैंने तो आपको मंदिर में भी देखा था, मुश्किल से ऐसे अमीर लोग अच्छे दिल के होते हैं, वरना सारे अमीर तो घमंडी होते हैं। तो राजा कहता है कि अरे अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये तो भगवान का दिया हुआ है, उन्हीं के रास्ते में चल रहा हूँ, बस मैं चलता हूँ, फिर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। और यहाँ पे बड़ा सिंसियर बनने की एक्टिंग करता है, वो चला जाता है, लेकिन उसकी हरकत ने चारू के दिल में एक हल्की सी घंटी बजा दी थी। अगले दिन राजा चारू के कॉलेज आता है जहाँ कुछ बदमाश लोग लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं और मौके पर चौका मारते हुए राजा बीच में कूद पड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी रहे लड़कियों को परेशान करने की, तो मैं भी सबक सिखाता हूँ मैं। और वो उन्हें भगाते हुए गराज के अंदर आ जाता है और गेट बंद कर देता है, ये दिखाते हुए कि वो उनसे बहुत ही भयंकर लड़ाई करने वाला है जिससे लोगों का मन विचलित हो जाए। लोग तो यही सोच रहे थे, लेकिन गराज बंद करते ही राजा उन गुंडों से कहता है कि अरे गुंडे भैया ये क्या लड़की छेड़ रहे हो, अरे अपना स्टैंडर्ड देखो यार, देख रहे हो आजकल के गुंडे नेता बन रहे हैं, नेता बनो, एमएलए वगैरह बनो, ये क्या छोटी मोटी हरकतें कर रहे हो। और ये सुनते ही वो गुंडे लोग कहते हैं राजा तुमने तो हमारी आंखें खोल दी, अब हम भी नेता बनेंगे, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। तो राजा कहता है बहुत बढ़िया, अब मैं देखो मैंने तुम्हारी हेल्प करी तो तुम मेरी करो, चलो जरा लंगड़ाते हुए लूले बनते हुए बाहर आ जाओ ताकि मेरी बंदी को लगे कि मैंने तुम्हारी धुलाई कर दी, जिससे थोड़ा पूरे कॉलेज में मेरी शान हो जाए। तो वो गुंडे खुद अपने आप को नकली चोट लगाकर बाहर आ जाते हैं और सारी लड़कियों को दीदी कहते हुए बोलते हैं कि आज से हम अपनी पत्नी को भी नहीं छेड़ेंगे, पराई लड़की तो बहुत दूर की बात है, माफ कर दो हमें। पूरा कॉलेज इस तरह राजा से इंप्रेस हो जाता है, लड़कियां तो लाइन लगाकर राजा से उसका नंबर मांग देती है, पर वो कहते हैं नहीं नहीं नंबर तो सिर्फ एक को ही मिलेगा, एक स्पेशल लड़की को। तो तब चारू से कहती है क्या मुझे नंबर मिलेगा। राजा खुश कि चारू तो फंस गई प्यार में, ऑपरेशन सफल रहा, वो तुरंत उसको अपना नंबर दे देता है कि मेरे लिए स्पेशल तुम ही हो। तो दोस्तों अब यहाँ से इनकी लव स्टोरी होती है शुरू और अब अगले सीन में राजा अपने ऑपरेशन चारुलता को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाता है ताकि इस शुरू होते प्यार को और मजबूत कर सके। चारू को गोवा जाने का बड़ा मन होता है तो उसका दिल जीतने के लिए वो पासी के बीच पे गोवा जैसा सेटअप बना देता है, यहाँ तक कि इंडिया में रहने वाले फॉरेन जैसे दिखने वाले लोगों को कुछ पैसे देकर वहाँ बैठा देता है ताकि फुल वाइब आ जाए। ये देखते ही चारू तो खुशी से नाच जाती है कि राजा तुमने ये सब मेरे लिए किया, बताओ यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुमसे, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। चारू खुश तो राजा डबल खुश कि बंदी भी मिल गई, करोड़ों भी मिलेंगे, मेरी लाइफ तो एकदम सेट। इसके बाद राजा ऑपरेशन चारुलता का आखिरी स्टेज यूज करता है ताकि अभी अभी शुरू हुई लव स्टोरी को चारू सच्चा वाला प्यार समझ ले। और प्लान के मुताबिक राजा कभी ट्रैफिक पुलिस के लुक में चारू के सामने आता तो अगले पल वहां से चला जाता और अपनी जगह असली बंदे को रख देता। इससे चारू ये सोचने लग जाती कि हर जगह मुझे राजा ही क्यों नजर आ रहा है,
सोचती है कि पक्का मैं उससे सच्चा प्यार करने लगी हूँ। वो राजा से कहती है आखिर हर जगह तुम मुझे नजर क्यों आ रहे हो? तो वो भी कहता है कि अरे सेम हाल तो मेरा भी है, मुझे भी हर जगह सिर्फ तुम ही नजर आ रही हो, कहीं हम दोनों को सच्चे वाला प्यार तो नहीं हो गया। चारू भी कहती है लगता तो ऐसा ही है, लेकिन पापा का क्या, वो मानेंगे? या रघु का क्या होगा? लेकिन तभी वहाँ पे चारू के पिता आ जाते हैं, जो राजा से कहते हैं कि मेरी बेटी को तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं इस रिश्ते को मंजूरी देता हूँ। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी फिक्स करवा देता हूँ। ये सुनकर ही राजा की तो निकल पड़ती है कि फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई, अब तो खाली पैसा ही पैसा होगा। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, एकदम अमीरों की तरह, जहां शादी के दौरान चारों के पिता अपने सब कुछ राजा के नाम कर देते हैं और उसके एग्रीमेंट पे मजे से राजा साइन भी कर देता है कि ये तो चाहिए ही था। पर अब शादी के बाद राजा चारों के घर जाता है, क्योंकि उसका घर महल से कम नहीं था। वो आराम से चारों को सुलाकर सुकून की सांस ले रहा होता है कि अमीरी में सांस लेने का भी अलग ही मजा होता है। पर तभी उसको चारों के पिता का एक नोट मिलता है। उस नोट में लिखा होता है कि बेटा, जैसा कि तुम देख ही रहे हो, हमारे पास संपत्ति तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अब वो है नहीं, सब खत्म हो चुकी है। मुझे जुआ खेलने की आदत थी, तो मैंने उसी आदत के चलते अपना सब कुछ, यहाँ तक कि घर भी गिरवी रख दिया। अब करोड़ों का कर्ज आ चुका है हमारे सर के ऊपर। मैंने तुमसे इसीलिए एग्रीमेंट साइन करवाया कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, जिससे हमारे सर से ये कर्ज उतर जाएगा। इसीलिए अब से मेरा कर्ज तुम्हारा हुआ, 15 से 20 करोड़ का खर्च होगा। ये छोटी सी रकम तुम्हारे लिए, इसे भर देना, वरना हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी, घर तक नहीं रहेगा। और ये पढ़ते राजा को आता है मिनी हार्ट अटैक कि ये नहीं हो सकता। अरे पैसे के लिए तो शादी की थी, अब 20 करोड़ का कर्ज आ चुका है ऊपर से। बताओ यार क्या किस्मत लिखी है भगवान ने मेरी, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है ढंग के। सच कहते हैं लोग, लालच बड़ी बुरी बला है, कि कहाँ अगर फंस गया यार मैं। तभी दरवाजे पर दोस्तों कुछ लोग दस्तक देते हैं, जिनमें से कुछ बैंक के कर्मचारी होते हैं और कुछ शादी वाले, क्योंकि ये धूमधाम वाली शादी भी चारों के पिता ने उधार के पैसे से करवाई थी। अब उसको चुकाना भी तो राजा के ऊपर बोझ आ गया है। वो लोग राजा से अपने सारे पैसे मांगने लग जाते हैं, वरना घर और जमीन सब जब्त कर लेंगे। तो राजा कहता है कि मैं नहीं जानता किसी कर्ज को, ये मैंने नहीं लिया है, तो मैं भरूं क्यों? पर उनके पास होता है एग्रीमेंट, जो बिना पढ़े उस समय जोश में राजा ने साइन कर दिया था। अब बेचारा पछता रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो लोग राजा की हालत पर तरस खाकर उसको 2 महीने का टाइम दे देते हैं, ताकि इस समय में वो उनके पैसे चुका दे, वरना अच्छा नहीं होगा। उनके जाते ही राजा चारों पर बरस पड़ जाता है कि तुमने मुझसे सारी चीजें क्यों छुपाई, बलि का बकरा क्यों बनाया मुझे? तो तब चारों कहती है कि मुझे क्या पता था कि तुम भी गरीब निकलोगे, एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास, और दिखा तो ऐसे रहते जैसे बहुत बड़े मालिक होंगे। हे भगवान, मेरा ऑपरेशन राजा फेल हो गया। और तब जाकर राजा को समझ आता है कि यहाँ मैं ऑपरेशन चारुलता खेल रहा था, तो वहाँ ये चारों भी मुझे एक बकरा बनाने के लिए ऑपरेशन राजा चला रही थी। यहाँ तक कि वो 2 किलो का जो कमरबंद था ना दोस्तों, वो भी नकली था। शुरू से चारू और उसके पिता किसी को ढूंढ रहे थे ताकि उसे फंसा सके, और उनको मिल गया राजा। चारू ने राजा को फंसाया ताकि कर्ज से मुक्त हो जाए, और राजा ने चारू को फंसाया ताकि रातों रात करोड़पति बन जाए। वैसे हुआ तो ये अच्छा, दोनों को लालच था, दोनों ही गलत कर रहे थे, इसलिए दोनों को उनकी सजा मिल गई। लेकिन अब एक दूसरे पर गुस्सा करके पैसे तो नहीं आ पाने, कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा कर्ज चुकाने का। पर राजा, जिसने अपनी पूरी लाइफ में 1 करोड़ रुपए नहीं देखे, वो 10 से 15 का इंतजाम कैसे करवाएगा, ये तो हमें अब आगे ही पता चलेगा। बेचारा पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा होता है कि अब करूँ क्या, कैसे कर्ज चुकाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है फिर से रातों रात करोड़पति बनने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। और तब वहाँ पे रघु आकर राजा से कहता है कि बड़ा मजा आ रहा है तेरी हालत देखकर, चारों को तूने मुझसे छीन लिया ना। बेचारी अफसोस कर रही होगी कि किस इंसान के चंगुल में फंस गई। भिखारी कहीं का, तूने जो चारों को मुझसे छीना है ना, जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा तेरी, तो बस अब देखते जा। इतना कहकर वो चला जाता है। लेकिन उसके बाद से राजा का ईगो हर्ट हो चुका था दोस्तों, कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा। और तब वो दिमाग लगाता है कि एक काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में ढेर सारा पैसा है। इसीलिए वो रघु के खिलाफ ही प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा हो जाता है कि बस एक बार चुनाव जीत जाऊं, करोड़ों का घपला करूंगा, जैसा इस रघु और इसके एमएलए बाप ने किया हुआ है। राजा को चुनाव कैसे लड़ते हैं ये तक नहीं पता दोस्तों, लेकिन फिर भी वो जोश जोश में रघु के खिलाफ अपना नॉमिनेशन करवा देता है। उसके चुनाव का चिन्ह होता है दिया। अब चुनाव के लिए खड़ा तो हो गया, पर जनता का तो सपोर्ट चाहिए ना। तो सपोर्ट लेने के लिए वो एक जगह पे जाता है जहाँ लोगों की भीड़ जमा होती है। वहाँ पे आकर वो लोगों से वोट मांगता है कि दिए पर वोट डालना। लेकिन पता नहीं आज घर में किसी का देहांत हो गया था, इसलिए वहाँ पे भीड़ जमा है दोस्तों, और ये यहाँ पे वोट मांगता हुआ आ रहा है। तो लोग भड़क जाते हैं कि क्या बदतमीजी है, और राजा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं कि मातम की जगह बताओ, वोट मांगने आ रहा है, शर्म नहीं है इसको। अब यहाँ से भागकर वो आगे जाता है तो राजा देखता है कि कई लोग उसको देखकर डर कर भाग रहे हैं, मानो उन्होंने भूत देख लिया हो। राजा भी हैरान कि ऐसा क्यों हो रहा है। और तब उसको दिखाई देता है कि उसके बेवकूफ दोस्तों ने उसकी फोटो के चारों तरफ दिया लगा दिया था, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि राजा मर चुका है और दिए से उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है, ऐसा लग रहा था सभी को। इसलिए लोग उसको भूत मान रहे होते हैं। तो राजा तो सर पकड़ के बैठ जाता है कि हे भगवान, ऐसे दोस्त मेरी किस्मत में क्यों लिखे थे आपने। अब राजा जो जमींदार था, भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन नौकर उसके आसपास होते हैं। वो अब चुनाव प्रचार के लिए बिना चप्पल के पूरा गांव घूम रहा होता है, ताकि कोई तो उसको वोट देने को तैयार हो जाए। उसकी ये मेहनत देखकर चारों भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाती है, क्योंकि वो भी राजा के प्रति अपना गुस्सा खत्म कर चुकी थी। राजा और चारों समझ चुके थे कि दोनों ने गलती की, उसी की सजा दोनों भुगत रहे हैं। अब ये कर्ज चुकाना है
तो दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए दोनों ही पूरी जान लगा के मेहनत कर देते हैं। अगले सीन में राजा फिर से वोटर्स का जुगाड़ करने के लिए घर से निकलता है और तब रास्ते में कुछ बच्चे उसको खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो उनको स्कूल ले जाने लग जाता है कि बच्चों पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। ये सब वैसे प्री प्लान था जिसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है ताकि सिंपैथी गेन करके वोट मिल जाए। तो जब राजा बच्चों को गोद में उठाकर स्कूल आता है ना, तो देखता है कि यहाँ तो टीचर है ही नहीं, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। थक जाने के बाद जब वो पानी पीने की कोशिश करता है तो देखता है कि पीने का पानी इतना गंदा है जिसे लोग बाथरूम के लिए भी यूज ना करें। वो गंदा पानी पीकर जब वो बीमार पड़ता है तो देखता है कि गांव के हॉस्पिटल में इंसान और जानवर का इलाज करने के लिए एक ही डॉक्टर है, मतलब लोग जानवर के डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं। जगह जगह गंदा पानी, सड़क नहीं है, इतनी परेशानी से लोग परेशान थे जिसकी कोई हद नहीं। ये चीज देखकर राजा को बहुत ही बुरा लग जाता है, तो वो एक आइडिया लगाता है कि सारी दुनिया रील्स पे पागल है तो अपनी प्रॉब्लम को रील्स में डाल देते हैं। वो और गांव के कुछ लोग मिलकर एक नया ट्रेंड शुरू करते हैं जहां वो सभी गाने के ऊपर डांस करते करते अपनी परेशानी दिखाते और मांग करते हैं सरकार से कि ये परेशानी खत्म होनी चाहिए, कब ठीक होगी। ये आइडिया इतना सुपरहिट हो जाता है कि पूरा देश अपनी अपनी परेशानी का रील बनाना शुरू कर देता है। इससे जहां कोई भी राजा को सपोर्ट नहीं करता था, सभी लोग उसी के साथ हो जाते हैं कि कम से कम कोई तो है जो हमारी तकलीफों को सुनता है। वो लोग राजा को ही वोट देने का फैसला कर देते हैं, जो चीज राजा के लिए दिल को सुकून देने वाली थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन सबसे रघु और उसके बाप का दिमाग खराब हो जाता है कि रातों रात सारा सपोर्ट वो लेकर चला गया। अगर ऐसा ही रहा तो हम कैसे जीतेंगे। इसलिए जो जो परेशानी राजा ने बताई थी 2 दिन के अंदर वो सारी परेशानी फिक्स कर दी जाती है। अच्छी सड़क बन जाती है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाता है, स्कूल में टीचर्स और हॉस्पिटल में अच्छी दवाइयां आ जाती है, डॉक्टर्स आ जाते हैं, पीने को प्यूरिफाई लगाया जाता है। देखा दोस्तों, यही तो बात है। अगर नेता चाहे तो सारी परेशानी 2 दिन में खत्म हो सकती है, लेकिन ये करने में उनको बड़ी दिक्कत होती है ना, इसलिए ये लोग काम से भागते रहते हैं। खैर, अब रघु ने सोचा था ये करने से उसको फायदा होगा, लोगों का सपोर्ट उसको मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसका ये प्लान उसी पे भारी पड़ जाता है। लोग अब और ज्यादा राजा को चाहने लग जाते हैं कि राजा ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया कि 2 दिन में सारी तकलीफें खत्म हो गई। अगर चुनाव जीत गया तो बताओ कितना काम करेगा। सारा सपोर्ट राजा को जा चुका होता है, किसी एग्जिट पोल की जरूरत ही नहीं होती। सीधे पता चल जाता है कि रघु को 0 वोट मिलेंगे, जो चीज उससे और एमएलए से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए एमएलए राजा को अपने पास बुलाकर कहता है कि मैं जानता हूँ तेरे ऊपर काफी बड़ा कर्ज है, इसीलिए मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। तू ये चुनाव से बाहर हो जा, तुझे 20 करोड़ रुपए मैं दूंगा। तो राजा का दिमाग हिल जाता है कि 20 करोड़ रुपए ऐसे मिल जाएंगे? मैं तो चुनाव भी घपलेबाजी के लिए लड़ रहा था, जब बिना कुछ किए इतने पैसे मिल रहे हैं तो पीछे क्यों हटूं? एमएलए कहता है कि इस 20 करोड़ के लिए तुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी जिसमें तू बोलेगा कि मैं सिर्फ धोखेबाजी के लिए लोगों का भरोसा जीत रहा हूँ ताकि लोग मेरे सपोर्ट में आ जाए बस। तो राजा इसके लिए भी तैयार हो जाता है। वो बिना सोचे समझे वीडियो बनाकर सेंड भी कर देता है। जिस तरह से राजा के सपोर्ट में लोग रातों रात आ गए थे, अब उसी तरह से रातों रात वो राजा से नफरत करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था कि तुम हमारा साथ दोगे, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह निकले। ये करके तुमने हमारा दिल दुखा दिया है, कभी सुखी नहीं रहोगे तुम। बस दोस्तों, ये चीज राजा के दिल पे लग जाती है। पैसे तो 20 करोड़ उसको मिल गए थे, लेकिन जहां जहां वो वोट मांगने गया था, हर घर की सिर्फ एक ही कहानी थी कि एमएलए ने बैंक वालों के साथ मिलकर पहले तो हमें झूठा भरोसा दिया कि यहाँ पे हाईवे बनेगा, मॉल बनेगा, जमीन के दाम बढ़ेंगे। हमने कर्ज लेकर बैंक वालों से जमीन खरीदी, लेकिन फिर बाद में पता चला वो सब झूठ था। अब कर्ज चुकाने के चक्कर में जो हमारी खुद की जमीन थी वो एमएलए को बेचनी पड़ी। अब हम अपनी ही जमीन पे गुलामी कर रहे हैं। बताओ, कई सारे किसानों ने तो इस सदमे से आत्महत्या भी कर ली है। गांव के लोगों का बहुत ही बुरा हाल है, इसलिए गांव के लोगों ने राजा पे भरोसा किया था कि वो उनकी मदद करेगा, लेकिन वो तो और भी खत्म निकला। तो चारू भी ये सुनकर बड़ी दुखी हो जाती है। वो कहती है कि जहां तुम रहोगे मेरे लिए वो झोपड़ी भी महल के बराबर होगी। अगर ये घर चला जाता है तो जाने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की मदद करना जरूरी है। इसीलिए राजा उन 20 करोड़ से सबसे पहले गांव वालों की जमीन छुड़ाता है। वो पूरे 20 करोड़ बैंक वालों को देकर सभी लोगों का एक एक कर्ज चुका देता है। जब वो सभी के घर उनके जमीन के पेपर लेके आता है ना, वो सभी राजा को दिल से सैल्यूट करते हैं, दिल से दुआ देते हैं कि बेटा हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम्हारे जैसा मसीहा कोई नहीं होगा। हमारी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये चुनाव तुम ही जीतोगे। लोगों की मदद करके राजा को इतना सुकून मिलता है ना कि क्या बोले। वो करोड़ों रुपए बहुत कम थे उसके लिए। अब आता है चुनाव वाला दिन। रघु तो मिठाइयां वगैरह लेकर आ गया था, क्योंकि उसको पता था राजा की सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है, उसको कोई वोट नहीं देगा, जीतूंगा तो मैं ही। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। किसी ने भी रघु को वोट नहीं दिया था, सारे के सारे वोट राजा को जाते हैं। और रघु समझ ही नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोगों ने मुझे वोट क्यों नहीं दिया। तो वो एक गांव वालों को पकड़ कर कहता है कि किसको वोट दिया तुमने। तो सभी लोग शान से कहते हैं कि हमने राजा को वोट दिया। ये सुनते ही रघु सभी गांव वालों को ही मारने लग जाता है कि धोखेबाज लोग, पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। पर तभी वहां पे राजा आ जाता है, जो सीधे रघु की धुलाई शुरू करता है कि आइंदा इस गांव में नजर आया ना तो पैरों पर खड़े होने के लिए पैर नहीं बचेंगे। इसलिए रघु के साथी उसको वहां से लेके जाते हैं। सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि राजा बन चुका है प्रेसिडेंट। और तभी एंट्री होती चारों के पिता की। राजा उन्हें देखते ही कहता है, अब क्या हो गया, फिर से कोई कर्ज याद आ गया है क्या, या मुझे गिरवी रखने के लिए आए हो। चारों के पिता हंसते हुए कहते हैं कि अरे पागल लड़के, आज तो मैं खुशी से ब्रेकिंग न्यूज लेने के लिए आया हूँ। इस गांव में हाईवे बनने वाला है, और जहाँ बनेगा ना वहाँ मेरी 10 एकड़ की जमीन है। वो वाली जमीन जिसको देख के लोग रास्ते बदल लेते थे,
कि इसको कौन खरीदेगा। कल तक वो जमीन बेकार थी, आज करोड़ों की हो गई है। अब तो हम फिर से अमीर बनने वाले हैं। ये सुनते ही राजा और चारू की खुशी का ठिकाना नहीं। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं क्योंकि शादी तो हो ही गई। फिर इसी के साथ कहानी खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।